डोर के बाहर निकलो और 5 मिलियन कमाओ। मैं असली यंग मास्टर हूँ। फाइनली मुझे वेल्दी यी फैमिली में वापस ले आया गया। सिस्टम ने मुझे एक मिशन दिया, फेक यंग मास्टर को घर से बाहर निकाल दो। और जैसे ही एक्सपेक्टेड था, जिस मोमेंट में डोर के अंदर गया, मेरी बायोलॉजिकल मदर ने फेक यंग मास्टर को प्रोटेक्ट किया और बोली, चाहे तुम मेरे अपने फ्लैश एंड ब्लड हो, चंग 20 साल से हमारे साथ है। हम उसे बहुत पहले से अपना ही बेटा मानते आए हैं। हम उसके बिना नहीं रह सकते। सिस्टम मेरे दिमाग में चिल्लाया, जल्दी एक कप तोड़ दो, उन पे फेवरेटिज्म का इल्जाम लगाओ। लेकिन सबको शॉक देते हुए मैंने बस सिर हिलाकर हाँ कर दी। बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल। 20 साल की शेयर्ड मेमोरीज और बायोलॉजिकल जेनेटिक्स को कंपेयर करो तो रैशनल चॉइस नेचुरली मेमोरीज की तरफ ही जाएगी। इमोशंस एक एक्यूमुलेटेड एसेट होते हैं, जबकि जीन्स सिर्फ स्टार्टिंग पैरामीटर्स होते हैं। मेरी बायोलॉजिकल मदर बिल्कुल स्टन्ड रह गई। फिर मेरी फियांसे लू रियॉन मेरे सामने एक बैंक कार्ड फेंक कर हंसी और बोली, तुम ब्रोक लूजर, ये पैसे लो और मेरी नजरों से दफा हो जाओ। दोबारा कभी मुझे परेशान मत करना। सिस्टम गुस्से से पागल हो गया। थोड़ी तो सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाओ। कार्ड को 2 टुकड़ों में तोड़ दो, इसकी इंसल्ट करो, बोल दो एक दिन वक्त बदलेगा और किसी गरीब यंग मैन को कभी नीचा मत समझना। लेकिन अगले ही सेकंड मैंने शांति से कार्ड उठाया, पीछे का सिग्नेचर चेक किया और बोला, बिल्कुल रीजनेबल। इमोशनल फाउंडेशन के बिना कोई भी रिलेशनशिप सिर्फ एक इनएफिशिएंट पार्टनरशिप होती है। और सामने वाली पार्टी ने वॉलंटरीली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टी भी पे कर दी। सच में इंटीग्रिटी की परफेक्ट एग्जांपल। मेरी फियांसे वही जमकर खड़ी रह गई। सिस्टम का दिमाग घूम गया। होस्ट, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, एक बार तो थोड़ा क्रेजी बिहेव कर लो, स्टोरी लाइन कोलैप्स हो जाएगी। मैंने शांति से जवाब दिया, मेरा बिहेवियर परफेक्टली रैशनल चॉइस थ्योरी के अकॉर्डिंग है। तुम्हारी स्क्रिप्ट ही अननेसेसरी मेलोड्रामेटिक है। ये फैमिली की ओल्ड मैंशन के लिविंग रूम में सेंट्रल एसी चुपचाप ठंडी हवा चला रहा था। फिर भी मुझे सेल्फ राइचसनेस की एक हल्की लेकिन क्लियर स्मेल महसूस हो रही थी। मेरी बायोलॉजिकल मदर मैडम ली ताइशिया इस वक्त उसी इंसान को अपने पीछे छिपा रही थी जिसने मेरी जिंदगी के 20 साल चुरा लिए थे। फेक यंग मास्टर यी तंग चोंग। यी तंग चोंग का चेहरा बिल्कुल बेजान लग रहा था। उसके होंठ सफेद पड़ चुके थे और उसका बदन हल्की सी कांप रहा था, बिल्कुल हवा में झिलमिलाते बीए की तरह, जैसे अगले ही पल गायब हो जाएगा। ली ताइशिया के चेहरे पर आंसू बह रहे थे जब वो मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में गिल्ट और पूरी तरह की डिस्टेंस का अजीब मिक्स था। वो रोती हुई बोली, ओ बोधा, ब्लड टाइज कभी तोड़े नहीं जा सकते, मुझे पता है, लेकिन चंग 20 साल से हमारे साथ है। उसके साथ बिताया हर छोटा पल हमारे दिल में बसा हुआ है। हम उसे छोड़ नहीं सकते। मुझे उम्मीद है तुम अपनी माँ की मजबूरी समझोगे। साइड में खड़े मेरे बायोलॉजिकल फादर यी जिवान ने बस हल्का सा गला साफ किया। उन्होंने एक भी शब्द में ऑब्जेक्शन नहीं किया, मतलब चुपचाप उन्होंने उनकी बात भी मान ली। मेरे दिमाग का सिस्टम तुरंत फट पड़ा। होस्ट, क्या तुम सच में ये सब सहने वाले हो? सीधा उनकी तरफ उंगली दिखाओ और उन्हें अंधा बेवकूफ बोलो। टेबल उलट दो, चेयर्स को लात मार दो। उन्हें बताओ असली ब्लड और फेक में फर्क होता है। उन्हें बताओ कि असली एयर तुम हो। सिस्टम की रोबोटिक वॉइस इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि मेरी कनपटी दर्द करने लगी। मैंने हाथ उठाकर अपनी टेम्पल्स दबा ली और ये फैमिली के तीनों मेंबर्स की टेंस और जजिंग नजरों के बीच मैंने शांति से सिर हिला दिया। मैंने कहा, मैं समझता हूँ, मुझे सब समझ आ रहा है। ये चंग चोंग जो 1 सेकंड पहले विक्टिम बन रहा था वही जम गया। उसने मुझे पूरी कंफ्यूजन के साथ देखा। क्लियरली उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना कामली रिएक्ट करूंगा। ली ताइशा भी स्टन रह गई। वो हकलाते हुए बोली, तुम मॉम को ब्लेम नहीं करते? मैं आराम से सिंगल सोफा पर जाकर बैठ गया, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी नॉर्मल प्रोजेक्ट मीटिंग में बैठा हूँ। मैंने कहा, ये परफेक्टली लॉजिकल है। रोज साथ रहकर गुजरे हुए 20 साल और सिर्फ एक बायोलॉजिकल कनेक्शन। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी पहला ऑप्शन ही चूज करता। आखिर ब्लड रिलेशन सिर्फ प्रोबेबिलिटी का एक नेचुरल कनेक्शन होते हैं, जबकि इमोशनल अटैचमेंट टाइम वेरीफाइड संक कॉस्ट होती है। डिसीजन मेकिंग में नेचुरली उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। मैंने ये टोंग चैंग की रिस्ट पर पहनी वॉच की तरफ इशारा किया, फिर अपने पुराने और घिसे हुए कफ्स की तरफ देखा। मैंने कहा, तुमने 20 साल तक अपनी इमोशंस और रिसोर्सेज उसमें इन्वेस्ट किए हैं। ये बिल्कुल एक मैच्योर प्रोजेक्ट की तरह है जो स्टेबल रिटर्न्स के फेज में एंटर कर चुका है। और अब अचानक तुमसे बोला जा रहा है कि सब छोड़कर एक बिल्कुल नया स्टार्टअप प्रोजेक्ट शुरू करो। पाथ डिपेंडेंस और स्विचिंग कॉस्ट तो नेचुरली होंगी ही। ये बेसिक इन्वेस्टमेंट थ्योरी है, मैं समझता हूँ। लिविंग रूम में एक अजीब और भारी खामोशी छा गई। ली ताइशिया का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे उसने पूरा वॉलनट शेल निगल लिया हो। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन मेरी लॉजिक में एक भी लूप होल नहीं ढूंढ पा रही थी। मेरे दिमाग में सिस्टम ने डेस्परेट बज किया। वो चिल्लाया, होस्ट, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें लड़ना चाहिए, तुम्हें अपना हक लेना चाहिए, तुम्हारी एक जबरदस्त काउंटर अटैक होनी चाहिए। मैंने सिस्टम को पूरी तरह इग्नोर किया और दोबारा ये टोंग चैंग की तरफ मुड़ गया। मेरा टोन बिल्कुल काम था। प्लीज कंटिन्यू, मेरी टेंशन मत लो। मैंने अभी अभी इस फैमिली प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया है, इसलिए अभी एनवायरनमेंट और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर समझ रहा हूँ। ये टोंग चैंग क्लियरली एक एक्सपीरियंस्ड स्ट्रैटेजिक प्लेयर था। थोड़ी देर शॉक होने के बाद उसने तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर ली। ली ताइशिया को बाईपास करके वो मेरे पास आया। उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिख रहा था। उसने बहुत हम्बल तरीके से अपना हाथ बढ़ाया, जैसे मेरा हाथ पकड़ना चाहता हो। एक प्लेकेटिंग स्माइल के साथ वो बोला, मुझे बहुत अफसोस है, ये सब मेरी गलती है। मैंने वो सब ले लिया जो असल में तुम्हारा था। अगर तुम नाराज हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अगर ये स्टैंडर्ड स्टोरी लाइन होती तो इसी मोमेंट मुझे उसे गुस्से में डांटना या जोर से धक्का देना चाहिए था और इसी तरह मेरी इमेज एक पेटी और नैरो माइंडेड विलन की बन जाती। सिस्टम फिर से बस
करने लगा। ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, इसकी सच्चाई सबके सामने लाओ, इसे अभी इसी वक्त घर से निकलवा दो। मैंने ये टोंग चैंग के बढ़ाए हुए फ्रेंडशिप वाले हाथ को देखा। मैंने उसे शेक नहीं किया, इसके बजाय मैंने हैंड सैनिटाइजर निकाला और हाथों पर अच्छी खासी क्वांटिटी डाल ली। मैंने कहा, ऐसा मत बोलो, इस घर के लीगल प्रॉपर्टी राइट्स मिस्टर ये और मिस ली के पास हैं। प्रॉपर्टी लॉ के हिसाब से हम दोनों सिर्फ टेम्पररी ऑक्यूपेंट्स हैं। इस प्रॉपर्टी पर क्लेम करने या छोड़ने का लीगल बेसिस हम दोनों में से किसी के पास नहीं है। मैंने सैनिटाइजर को अच्छे से हाथों में रब किया और बिजनेस केस स्टडी एनालाइज करने वाले डिटैच टोन में बोला, वैसे अगर तुम चले भी गए तो जाओगे कहाँ? तुम्हारे नाम पर कोई इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं है, तुम्हारे पास सर्वाइवल के लिए इनफ सोशल स्किल्स भी नहीं है और ना ही कोई स्टेबल इनकम सोर्स। अपार्टमेंट रेंट करना मार्केट रिस्क्स और हैवी कॉस्ट प्रेशर लेकर आता है। होटल में रहना लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। एक रैशनल इकोनॉमिक एक्टर के तौर पर यहीं रहना मेरी करंट यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी एग्जैक्टली यही डिसीजन लेता। मकोटो ईडो का बढ़ाया हुआ हाथ हवा में ही जम गया। सिंपैथी लेने के लिए उसने जो विक्टिम वाली स्क्रिप्ट तैयार की थी, मेरी ठंडी और प्रैक्टिकल एनालिसिस ने उसे पूरी तरह फेल कर दिया। फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करने वाला उसका पूरा एक्ट एक सिंपल सर्वाइवल डिसीजन बनकर रह गया। मिस्टर ये आखिर और बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने वार्निंग भरी आवाज में कहा, बोदा अपनी जुबान संभाल कर, मकोटो तुम्हारा छोटा भाई है, स्टेइंग का क्या मतलब? ये हमेशा उसका घर रहेगा। मैंने तुरंत सर हिला दिया, बिल्कुल एक ओबीडिएंट सबऑर्डिनेट की तरह जिसे अभी डायरेक्ट ऑर्डर मिला हो। मैंने कहा, समझ गया मिस्टर ये, मैं पूरी तरह समझ गया। मिस्टर मकोटो के पास डी फैक्टो परमानेंट रेसिडेंसी राइट्स हैं, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ मेरा टेम्पररी वर्क स्टेशन, मेरा मतलब टेम्पररी लिविंग क्वार्टर्स कहाँ है? मिस्टर ये को मेरा रोबोटिक जवाब क्लियरली चुप गया। चैंग ने भौएं चढ़ा ली और उसका एक्सप्रेशन खराब हो गया। वो बोला, बटलर जो तुम्हें गेस्ट रूम दिखा देगा। बटलर जो एक सख्त चेहरे वाला मिडिल एज्ड आदमी था, उसने मुझे एक मुश्किल से नजर आने वाली कैलकुलेटिंग लुक से देखा, जिसमें हल्की सी डिस्डेन भी थी। साफ था कि इस घर में सबकी लॉयल्टीज पहले से ही फिक्स थी। वो मुझे थर्ड फ्लोर के हॉलवे के बिल्कुल एंड वाले रूम तक ले गया। उसने कहा, यंग मास्टर, इस घर के हर रूम का एक स्पेसिफिक पर्पस है। यंग मास्टर मकोटो के लिविंग क्वार्टर्स और एंटरटेनमेंट रूम्स अलग अलग हैं, इसलिए वो 2 एडजेसेंट रूम्स यूज करते हैं। फिलहाल आपको इसी से काम चलाना होगा। रूम नॉर्थ साइड में था। विंडो बहुत छोटी थी और लाइटिंग बहुत ही डिम थी। रूम में सिर्फ एक सिंगल बेड, एक पुरानी वार्डरोब और एक सिंगल चेयर थी। इस रूम में एक डेस्क तक नहीं था। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जब हम पहले मोकोटो के स्वीट के पास से गुजरे थे, मैंने फ्लोर टू सीलिंग विंडोज, एक प्राइवेट मिनी लाउंज और पूरी वॉल भर बुक्स और कलेक्टेबल्स की एक झलक देखी थी। सिस्टम गुस्से से बस करने लगा, ये हद है, ये तो सर्वेंट के रूम से भी बुरा है। होस्ट, उसके स्वीट का लॉक तोड़ दो और वहीं शिफ्ट हो जाओ। लेकिन मैंने बस रूम को ध्यान से देखा और पूरी सेटिस्फैक्शन के साथ सर हिला दिया। मैंने कहा, एक्सीलेंट। नॉर्थ फेसिंग रूम समर में नेचुरली ठंडा रहता है, इससे एयर कंडीशनिंग का कॉस्ट बच जाता है। छोटा स्पेस क्लीन और मेंटेन करना भी बहुत इजी होता है और हॉलवे के एंड में होने की वजह से फुट ट्रैफिक का डिस्टर्बेंस भी मिनिमम रहता है। प्राइवेसी भी बेस्ट है। डीप फोकस के साथ काम करने के लिए ये परफेक्ट है। बटलर जो का पहले से तैयार किया हुआ इंसल्टिंग स्पीच बिल्कुल हवा में चला गया। वो मुझे हैरानी से घूरने लगा। यंग मास्टर, आपको इस बात की इंसल्ट फील नहीं हो रही? मैंने अपना सिंपल डफल बैग नीचे रखा और उसमें से लैपटॉप और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव निकाली। मैं बिल्कुल अनफेज्ड होकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, इंसल्टेड किस बात की? मैं तो बेसिकली एक नया हायर हूँ, अभी ट्रांसफर होकर आया हूँ। ना मैंने कोई कंट्रीब्यूशन दिया है और ना ही मेरी कोई सीनियरिटी है। ऐसे में अपना प्राइवेट रूम मिल जाना ही एक प्रिविलेज है। क्या मैंने सच में एक्सपेक्ट किया था कि मुझे सीधा एग्जीक्यूटिव स्वीट दे दिया जाएगा? फिर मैंने बटलर जो की तरफ देखकर सिंसियरली पूछा, वैसे घर में वाईफाई कवरेज कैसी है? पासवर्ड क्या है? मुझे रिमोट वर्क हैंडल करने के लिए स्टेबल कनेक्शन चाहिए। बटलर जो के होठों में हल्की सी झटक आई और उसने पासवर्ड बता दिया। फिर वो एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ रूम से बाहर निकल गया। मैंने डोर बंद कर दिया। सिस्टम अब भी मेरे दिमाग में पगबग कर रहा था, तुम्हारी बैकबोन कहाँ है? ये लोग तुम्हारी डिग्निटी को कुचल रहे हैं। मैंने लैपटॉप ऑन किया और वाईफाई से कनेक्ट कर लिया। जल्दी से फ्यूचर्स मार्केट के ट्रेंड्स देखे और रिमोट कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी टू डू लिस्ट चेक की। मैंने कहा, सिस्टम तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो। डिग्निटी एक इंटरनल वैल्यू है, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस उसे कम नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं गुस्से में आकर चीजें तोड़ दूंगा तो उससे रियल फाइनेंशियल लॉस होगा। इस वक्त मेरे लिक्विड एसेट्स सिर्फ 327 युआन और 40 फेन है। मैं डैमेजेस या फाइन अफोर्ड नहीं कर सकता। डिनर के टाइम लॉन्ग डाइनिंग टेबल का एटमॉस्फेयर इतना टेंस था कि खाना निगलना भी मुश्किल लग रहा था। ली ताइशिया अपना मदरली लव दिखाने के लिए बार बार मोकोटो की प्लेट में खाना डाल रही थी। वो बोली, मोकोटो तुम आजकल बहुत पतले हो गए हो, थोड़ा और मीट लो। चाहे कितने भी बिजी हो, खाना तो प्रॉपरली खाना चाहिए। मोकोटो ने मेरी तरफ देखा, फिर हेल्पलेस बनने का नाटक करते हुए मुस्कुराया। थैंक्स मॉम, आप हमेशा मुझे स्पॉइल करती हो, आप भी थोड़ा और खाइए। यांग भी बीच बीच में मोकोटो के वर्क और डेली रूटीन के बारे में पूछ रहा था। तीनों मिलकर एक परफेक्ट फैमिली की पिक्चर लग रहे थे और मैं बिल्कुल किसी आउटसाइडर की तरह था जो गलती से उनके प्राइवेट डिनर में आ गया हो। सिस्टम चिल्लाया, टेबल उलट दो, सूप का बोल उसके बेवकूफ सर पर उलट दो। लेकिन मैंने बस चुपचाप सर झुकाकर खाना खाना कंटिन्यू रखा। मैं जल्दी खाता था, लेकिन क्वाइटली और प्रॉपर टेबल मैनर्स के साथ। सालों तक अकेला रहने और हाई स्ट्रेस जॉब्स करने की वजह से मैंने खाने को सिर्फ एक बेसिक बायोलॉजिकल नीड की तरह ट्रीट करना सीख लिया था, जिसे मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट करना होता है। ली ताइशिया को शायद आखिर ऑकवर्डनेस का
एहसास हुआ। उसने चॉपस्टिक से थोड़ा स्टर फ्राइड एस्पैरागस उठाया और मेरी बोल में डाल दिया। वो ऑकवर्डली बोली, बोधा तुम भी थोड़ी वेजिटेबल्स खा लो, सिर्फ प्लेन राइस मत खाया करो। एस्पैरागस की उस प्लेट को टेबल पर आने के बाद से लगभग किसी ने टच भी नहीं किया था। मोकोटो ने तो एक बाइट लेकर तुरंत थूक दिया था। मैंने अपनी बोल में पड़े एस्पैरागस को देखा लेकिन चॉपस्टिक्स नहीं उठाई। मोकोटो तुरंत स्मर्क करते हुए बोला, क्या हुआ ब्रो, पसंद नहीं आया? वैसे भी समझ सकता हूँ, तुम जैसी लाइफ जीते थे, शायद उसमें तुम्हें इतने प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स कभी खाने को नहीं मिले होंगे। अगर तुम्हें इसकी आदत नहीं है तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। सिस्टम गुस्से से फट पड़ा। ये तुम्हारी इंसल्ट कर रहा है, ये इनडायरेक्टली तुम्हें गांव का गवार बोल रहा है जो फाइन डाइनिंग अप्रिशिएट नहीं कर सकता। प्लेट उठाओ और ये वेजिटेबल्स इसके एरोगेंट गले में घुसा दो। इसके बजाय मैंने शांति से चॉपस्टिक्स रख दी और नैपकिन से अपने मुंह के कोने साफ किए। मैं आराम से बोला, ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं। मैंने शांति से जवाब दिया, मैं बस अपना खाना खत्म कर चुका हूँ। मैं खड़ा हुआ, यी चांग और ली ताइशा की तरफ हल्का सा पोलाइट बो किया और बोला, खाने के लिए थैंक यू। डिशेस का बैलेंस काफी अच्छा था। अगर और कोई बात नहीं है तो मुझे इजाजत दीजिए। मैं अपने रूम में जाकर कुछ ऑनलाइन टास्क अटेंड करूंगा। यी चांग एक पल के लिए रुक गया और हैरानी से पूछा, टास्क? तुम अभी अभी घर वापस आए हो, क्या तुम्हें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए? हमें थोड़ा और जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? मैंने अपनी वॉच देखी और जवाब दिया, अभी रात के 8:10 हो रहे हैं। ये मेरा स्केड्यूल्ड पर्सनल वर्क टाइम है और मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप लोगों का करंट कम्युनिकेशन डायनामिक काफी हार्मोनियस है। मेरा अचानक बीच में आना एग्जिस्टिंग एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब कर सकता है। एक नए मेंबर के तौर पर प्रॉपर बाउंड्रीज मेंटेन करना बेसिक कर्टेसी है। इतना कहकर मैं मुड़ गया और डाइनिंग टेबल छोड़कर चला गया। पीछे तीनों एक दूसरे को स्टन्ड साइलेंस में देखते रह गए। मुझे हल्की सी ली ताइशा की आवाज सुनाई दी। वो शिकायत कर रही थी, ये बच्चा प्री प्रोग्राम मशीन की तरह क्यों बिहेव करता है? इसमें बिल्कुल भी ह्यूमन वार्मथ नहीं है। मेरे होठों के कोने हल्के से हिले। ह्यूमन वार्मथ उसके लिए इमोशनल एनर्जी की कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। आपकी पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट में मैं सिर्फ एक अचानक इंट्रोड्यूस हुआ वेरिएबल हूँ। मुझसे वार्मथ एक्सपेक्ट करना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट है। फिलहाल स्टेडी स्टेट ऑपरेशन मेंटेन करना ही मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। अगली सुबह एक्सपेक्टेड गेस्ट ये फैमिली एस्टेट पर आ गई। लू रुयान, ये तंग चौंकी फियांसे। थ्योरेटिकली वही मेरी ओरिजिनल मैरिज पार्टनर थी। उसकी फिजिकल अपीयरेंस सच में आउटस्टैंडिंग थी। उसका फिगर ग्रेसफुल था और उसमें एक नेचुरल एलिगेंस थी। बस अफसोस की बात ये थी कि उसकी आंखों में हाई इंटेलिजेंस जैसा कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे ही वो लिविंग रूम में आई, उसकी टक्कर मुझसे हो गई जब मैं बाहर जा रहा था। मैं असल में म्युनिसिपल लाइब्रेरी जा रहा था ताकि कुछ डेटा देख सकूं और फ्री एयर कंडीशनिंग का भी फायदा उठा सकूं। बिना एक सेकंड सोचे लू रुयान ने अपने डिजाइनर बैग से एक बैंक कार्ड निकाला और सीधा मेरे पैरों के पास फेंका। कार्ड हल्की सी आवाज के साथ फ्लोर पर गिरा। वो तंज भरे अंदाज में बोली, इस कार्ड में 3 मिलियन है, पिन 68 है, पैसे लो और मेरी नजरों से दफा हो जाओ। मुझे तुम जैसे पैथेटिक इग्नोरेंट प्रोक लूजर्स से एलर्जी है। लू रुयान ने अपनी थोड़ी ऊपर उठाई। उसकी आवाज में सिर्फ कंटेम्प्ट ही कंटेम्प्ट था। ये तांग चौंग सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था। उसके होठों पर हल्की सी स्मर्क थी और आंखों में स्मग सेटिस्फैक्शन चमक रहा था। सिस्टम इतना गुस्से में आ गया कि उसकी मैकेनिकल वॉइस ही बदल गई। वो गरजा, कार्ड फाड़ दो, हमें उसके गंदे पैसे नहीं चाहिए, हम अपनी प्राइड के लिए लड़ते हैं। कार्ड को 2 टुकड़े कर दो और उसके मुंह पर थूक दो। बोल दो वक्त बदलेगा और फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। किसी गरीब यंग मैन को कभी नीचा मत समझना। मैं बस झुककर बैंक कार्ड उठाया। मैंने ध्यान से बैंक का लोगो और कार्ड की डिटेल्स देखी और साथ ही कार्ड नंबर याद कर लिया। फिर मैंने अपने कैनवस बैग के साइड पॉकेट से एक पोर्टेबल रिसीट बुक और पेन निकाला। मैंने कहा, मिस लू एक मोमेंट प्लीज। मैंने जल्दी जल्दी रिसीट लिखी, एक पेज फाड़कर लू रुयान को दे दिया। उसने रिफ्लेक्स से रिसीट ली, एक नजर देखी और वहीं जम गई। वो हैरान होकर बोली, ये आखिर है क्या? मैंने सीधा जवाब दिया, प्रूफ ऑफ रिसीट। एक प्रोफेशनल स्माइल के साथ मैंने कहा, आपने एंगेजमेंट टर्मिनेट करने के लिए वॉलंटरीली कंपनसेशन पेमेंट दी है। फ्यूचर में किसी भी अननेसेसरी फाइनेंशियल डिस्प्यूट से बचने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो करना जरूरी है। रिसीट में लिखा था, मैं गोता मिस लू रुयान से एंगेजमेंट टर्मिनेशन फी के रूप में एग्जैक्टली 3 मिलियन युआन रिसीव करने की पुष्टि करता हूँ। इस मोमेंट से दोनों पार्टीज के बीच की एंगेजमेंट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होती है। सारे फंड सेटल हो चुके हैं और अब किसी भी साइड का कोई क्लेम बाकी नहीं है। लू रुयान मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई एलियन हूँ। वो हकलाते हुए बोली, तुम सच में ये पैसे ले रहे हो? मैंने जवाब दिया, और मुझे और क्या करना चाहिए था। मैंने बैंक कार्ड को ध्यान से अपनी इनर पॉकेट में रखा और बोला, ये बिल्कुल लॉजिकल है। इमोशनल फाउंडेशन के बिना वाली एंगेजमेंट एक इनएफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट होती है। उसे कैंसिल करना एक पैरेटो इंप्रूवमेंट है और ऊपर से एंगेजमेंट कैंसिल करने वाली पार्टी ने वॉलंटरीली फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन भी दिया, जिसकी वजह से मेरे ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स और भी कम हो गए। आप तो प्रैक्टिकली एक मॉडल बिजनेस पार्टनर है। मैंने थॉटफुल तरीके से और भी पूछा, क्या आपको लायबिलिटी वेवर भी चाहिए या फिर किसी म्यूचुअली अग्रीड चैनल पर एक शॉर्ट कैंसिलेशन अनाउंसमेंट पब्लिश कर दूं ताकि फ्यूचर में रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर रहे। लू रुयान का चेहरा तुरंत लाल हो गया, फिर एकदम पीला पड़ गया। जितनी भी इंसल्टिंग लाइंस उसने पहले से प्रिपेयर की थी, मेरी छोटी सी रिसीट के सामने सब बेकार हो गई। ये 3 मिलियन मिलते ही मेरा फाइनेंशियल प्रेशर तुरंत खत्म हो गया। लेकिन सिस्टम की एक्सपेक्टेशन के उल्टा मैंने कोई इरैशनल शॉपिंग स्प्री नहीं की। इसकी बजाय मैंने पैसे को तुरंत 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट हाईली लिक्विड और स्टेबल फंड्स में इन्वेस्ट किया, एक पार्ट इमरजेंसी रिजर्व के लिए साइड में रखा और लास्ट पार्ट उन 2 प्रॉमिसिंग स्मॉल कैप टेक स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया जिन पर मेरी काफी टाइम से नजर थी। उस शाम जब मैं यी फैमिली के घर वापस आया, एटमॉस्फेयर कल से भी ज्यादा ग्लूमी था। यी चांग और ली ताइशियो सोफा पर सीधे बैठे
थे, जबकि ये टैंग चोंग साइड में सर झुकाए खड़ा था। जैसे ही मैं अंदर आया, ये चैंग ने जोर से अपना टी कप कॉफी टेबल पर पटका। बोदा, तुम्हें जरा सी भी शर्म बची है? क्या तुम सच में लू लियान से पैसे मांग रहे हो? ये तिंग चोंग ने गहरी सांस ली और डिसअपॉइंटमेंट भरे टोन में बोला, बिग ब्रदर, एक डिसेंट आदमी कभी हैंडआउट्स एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे तुम कितने भी ब्रोक हो। अपनी प्राइड नहीं खोनी चाहिए। क्या तुम सिर्फ पैसे के लिए ही घर वापस आए थे? अगर तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो मुझे बोल देते, मेरी सेविंग्स और अलाउंस से मैं तुम्हें उधार दे देता। इतना नीचे गिरने की क्या जरूरत थी? सिस्टम तुरंत बोला, फाइट बैक। उन्हें बोलो कितने बड़े हिपोक्रेट्स हैं। मैंने अपनी इंडोर स्लीपर्स पहनी, लिविंग रूम के पास गया और अपने फोल्डर से एक रोल्ड अप सर्टिफिकेट निकाला। ये मैंने आज आफ्टरनून एक कस्टम प्रिंट शॉप से बनवाया था। वो 5 मिनट स्क्रोल था जो डार्क ब्लू रिबन से बंधा हुआ था। खोलने पर उस पर खूबसूरत हैंड रिटन कैलीग्राफी में लिखा था, पार्टनर ड्यूटीज टेक ओवर करने के लिए सिंसियर थैंक्स। परफेक्ट कपल को मैच मेड इन हेवन की शुभकामनाएं। मैंने वो सर्टिफिकेट दोनों हाथों से ये टैंग चोंग को देते हुए कहा, लिटिल ब्रदर, मैंने ये पैसे बिल्कुल क्लियर कॉन्शियस के साथ एक्सेप्ट किए हैं। इसे ऐसे सोचो, इस एंगेजमेंट की ओरिजिनल इक्विटी मेरे पास थी। अब मिस लू के फंडिंग के थ्रू इक्विटी ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है और तुम उसे टेक ओवर कर रहे हो। ये 3 मिलियन युआन मार्केट में इस इक्विटी के ट्रांसफर फी की तरह देखे जा सकते हैं। मार्केट में एक छोटी सी शॉप ट्रांसफर करने के लिए भी फी लगती है, तो मिस लू जैसी प्रीमियम एसेट के लिए तो और भी बनती है। ये टैंग चोंग सर्टिफिकेट को घूरता रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे ले या ना ले। उसका चेहरा काला पड़ गया। ये चांग गुस्से से दांत पीसने लगा और जोर से गरजा, तुम मैरिज को इक्विटी ट्रेड बना रहे हो? मैंने बिल्कुल शांत होकर जवाब दिया, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैरिज में क्लियर प्रॉपर्टी राइट्स और पार्टनरशिप स्ट्रक्चर दोनों होते हैं, और जब किसी ने ऑफर दिया ही है तो इक्विटी छोड़ने वाली पार्टी पेमेंट रिफ्यूज करे तो मार्केट सिग्नल्स डिस्टॉर्ट हो जाएंगे और प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। मैंने ये टैंग चोंग की तरफ सच्ची एडमिरेशन के साथ देखा और बोला, लिटिल ब्रदर, पुराने जमाने में भी लोग अपनी लवर्स की फ्रीडम खरीदने के लिए पैसे देते थे, एक बार का कॉस्ट देकर लॉन्ग टर्म रिटर्न सिक्योर करते थे, लेकिन तुमने तो एक पैसा भी खर्च नहीं किया और उसी से अपना रास्ता खुद खरीदवा लिया। मैं इंप्रेस कैसे ना हूँ? ये तिंग चैंग गुस्से से कांप रहा था। उसने जोर से टेबल पर हाथ पटका। एक पल के लिए उसने मुट्ठी उठाई, फिर धीरे से नीचे कर दी। वो मुड़कर गुस्से में वहां से चला गया। ली ताइशियो ने कांपते हुए मेरी तरफ उंगली उठाई और चिल्लाई, तुम मुझे हार्ट अटैक देना चाहते हो? मैंने कंफ्यूजन के साथ उनकी तरफ देखा और बोला, मॉम, मैं तो बस अपने लिटिल ब्रदर के प्रोडक्ट वैल्यू प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ली ताइशियो का असली मोटिव समझ नहीं आया, लेकिन उस वीकेंड उन्होंने जिद करके हमें डाउनटाउन मॉल ले जाकर कपड़े खरीदवाने का प्लान बना दिया। मैंने कहा कि मैं खुद शॉपिंग कर लूंगा, लेकिन उन्होंने गुस्सा दिखाया और जबरदस्ती मुझे साथ ले गई। उनका कहना था कि जब से ये थिंग चोंग छोटा था तब से वो उसके कपड़े खुद खरीदती आई हैं, इसलिए मेरे साथ भी कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। लेकिन ऑब्वियसली चाहे ऑफिशियली शॉपिंग मेरे लिए थी, रियलिटी ये थी कि मॉल में एंटर करते ही ली टाइसियो और ये तांग चोंग सीधा लग्जरी डिजाइनर बुटीक्स की तरफ निकल गए। चांग, मम्मी को लगता है ये कैजुअल सेट तुम पर बिल्कुल परफेक्ट लगेगा, जल्दी जाकर ट्राई करो। चिंग, देखो ये पैंट्स इसके साथ कितनी अच्छी लग रही हैं, तुम कितने क्लासी लग रहे हो। हर बार जब ये तांग चोंग कोई आउटफिट ट्राई करता, ली टाइसियो उसकी तारीफों की बारिश कर देती। मेरा बेटा कितना हैंडसम है, और मैं उनके पीछे बिल्कुल एक साइलेंट पर्सनल असिस्टेंट की तरह चल रहा था। सिस्टम बोला, होस्ट, वो क्रेडिट कार्ड छीन लो, पूरा मैक्स आउट कर दो, उन्हें दिखा दो असली ब्लड लाइन एयर कौन है। लेकिन मैंने बस शांति से ली टाइशियो को एक के बाद एक परचेसेस साइन करते देखा। मुझे बिल्कुल कुछ फील नहीं हुआ, बल्कि जब ये तांग चोंग ने एक चमकदार नियॉन ऑरेंज ब्लेजर पहना तो मैं खुद आगे बढ़ गया। इसका कलर सैचुरेशन बहुत ज्यादा है, ये तुम्हारी स्किन टोन को वॉश आउट कर रहा है। मैं रेकमेंड करूंगा कि वहां वाला लाइट ओटमील ब्लेजर ट्राई करो, उसके न्यूट्रल टोन ज्यादा रिलैक्स्ड और एफर्टलेस वाइब देते हैं। ये तांग चोंग ने ठंडी सी हंसी छोड़ी। अब तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो? मैंने बिल्कुल सीरियस फेस के साथ जवाब दिया। मैं सिर्फ ये फैमिली की ओवरऑल इमेज के बारे में सोच रहा हूँ। यंग मास्टर, ये हमारे फैमिली का पब्लिक फेस है। आपका फैशन टेस्ट डायरेक्टली लोगों की नजरों में हमारी फाइनेंशियल पावर और इन्फ्लुएंस को अफेक्ट करता है। इस फैमिली का मेंबर होने के नाते कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तांग चोंग चाहे ना चाहे उसने मेरी बात मान ली। अपनी थोड़ी ऊपर करके बोला, वेल ऑब्वियसली। फिर वो वापस जाकर ओटमील ब्लेजर पहन कर आया। रिजल्ट बिल्कुल नाइट एंड डे था। सेल्स एसोसिएट भी मुस्कुरा कर बोली, इस जेंटलमैन की एडवाइस बहुत प्रोफेशनल है। ली टाइशियो अपने बेटे का इतना इंप्रूव्ड लुक देखकर चुप हो गई। वो मुझे पब्लिकली एम्बैरस करना चाहती थी, लेकिन अब खुद अनकंफर्टेबल लग रही थी। पास के डिस्काउंट बिन से एक रैंडम मुरझाया हुआ शर्ट उठाकर उसने मेरी तरफ बढ़ा दिया। बोधा, जरा देखना ये तुम्हें फिट आता है या नहीं। वो एक डल कलर का सिंपल और आउट ऑफ सीजन शर्ट था। सिस्टम गर्जा, वापस फेंको, बोल दो ये तुम्हारे लायक नहीं है। मैंने शर्ट हाथ में लिया, उसका फैब्रिक फील किया, केयर लेबल चेक किया और बोला, ट्राई करने की जरूरत नहीं है। बेसिक डिजाइन है, काफी वर्सेटाइल है, पॉलिएस्टर फाइबर है, जल्दी ड्राई हो जाता है और मशीन वॉश भी इजी है। ड्यूरेबिलिटी भी ठीक है, डेली वेयर और कैजुअल ओकेजन्स के लिए परफेक्ट है। थैंक यू मॉम, ये बहुत प्रैक्टिकल है। मैंने सिर्फ कंप्लेंट ही नहीं की, बल्कि उनका सिंसियरली थैंक यू भी किया। ली का हाथ हवा में ही रुक गया। उसके चेहरे पर अजीब सी एक्सप्रेशन थी। कभी कभी गिल्ट बहुत स्ट्रेंज इमोशन होता है। जितना ज्यादा तुम सामने वाले से लड़ते हो, उतना ही वो सोचता है कि तुम सिर्फ ग्रीडी हो, लेकिन जितना ज्यादा तुम रीजनेबल होते हो, उतनी ही जल्दी सामने वाला खुद पर डाउट करने लगता है। और इस वक्त ली टाइशियो क्लियरली अपनी ही सेल्फ डाउट में फंस चुकी थी। ये फैमिली के घर वापस आने के बाद यी टांग चोंग काफी गुस्से में लग रहा था, शायद इसलिए क्योंकि आज मैंने उससे क्या पहनना चाहिए ये बता दिया था। हालांकि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। वो जानबूझकर लिविंग रूम में खड़ा हुआ और ली टाइशियो
टाइसियो के फेवरेट एंटीक टी सेट का एक टी कप गलती से गिरा दिया। कप जोर की आवाज के साथ फ्लोर पर टूट गया। अगले ही सेकंड वो 2 कदम पीछे हटा और खुद ही जमीन पर गिर पड़ा। फिर मेरी तरफ उंगली करके जोर से चिल्लाया, ब्रदर आपने मुझे किक क्यों मारा? उस वक्त मैं विंडो के पास खड़ा अपने फोन के मैसेजेस चेक कर रहा था। हमारे बीच में एक पूरा लंबा सोफा था। शोर सुनते ही ली टाइशियो और यी चांग दौड़ते हुए रूम में आए। उन्होंने फ्लोर पर बिखरे हुए पोर्सिलीन के टुकड़े देखे और ये तांग चोंग को जमीन पर गिरा हुआ पाया। ये तांग चोंग ने फिर मेरी तरफ उंगली की और जबरदस्ती कंट्रोल की हुई आवाज में बोला, ब्रदर कह रहे थे कि उन्हें मेरा इतना पैसे खर्च करना पसंद नहीं, वो मुझे सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे किक मारा और मॉम का टी कप भी तोड़ दिया। ये इतना बेसिक फ्रेमिंग टैक्टिक था कि ऑनेस्टली मेरी लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स की इंसल्ट लग रही थी। यी चैंग ने गुस्से से मुझे घूरा और जोर से बोला, बोधा तुम इतने बैडली रेस्ड कैसे हो सकते हो? सिस्टम चिल्लाया, अपनी सफाई दो, जल्दी बताओ कि तुम उससे 10 फीट दूर खड़े थे। मैंने बस अपना फोन पॉकेट में रखा, एक गहरी सांस ली और आराम से एस्टेट सिक्योरिटी सेंटर का इंटरनल नंबर डायल कर दिया। ये नंबर मैंने पहले ही याद कर लिया था जब मैं घर में आया था। मैंने फोन पर कहा, हेलो, ये रेसिडेंस के मेन लिविंग रूम से बोल रहा हूँ। यहाँ अभी प्रॉपर्टी डैमेज का इंसिडेंट हुआ है। हाई वैल्यू आइटम्स को इंटेंशनली डैमेज करने का सस्पेशन है और यहाँ मौजूद लोगों के स्टेटमेंट्स एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे। कृपया तुरंत 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स भेजिए ताकि सीन सिक्योर किया जा सके और मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि एविडेंस कलेक्ट करने और मीडिएशन के लिए पुलिस को भी कांटेक्ट किया जाए। पूरा परिवार वही का वही जम गया। यी टिंग चांग हकलाते हुए बोला, तुमने सिक्योरिटी और पुलिस दोनों को बुला लिया? मैंने शांति से सर हिला दिया। किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने का सबसे एफिशिएंट तरीका है एक अथॉरिटेटिव थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना। फैमिली के अंदर आर्ग्यूमेंट्स बहुत जल्दी इमोशनल शाउटिंग मैच बन जाते हैं जिससे ब्लेम असाइन करना मुश्किल हो जाता है। सिक्योरिटी सीन को टेम्परेरीली आइसोलेट करेगी और पुलिस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगी और टेक्निकल मेथड्स यूज करेगी, जैसे दूसरे सर्वेलेंस कैमरा एंगल्स चेक करना या हमारी स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रडिक्शंस वेरीफाई करना। इसी तरह फैक्ट्स सबसे रिलायबली एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं। ये चैंग मुझे रोकने के लिए आगे बढ़ा। ये हद है, घर की बात बाहर ले जा रहे हो, तुम्हें हुआ क्या है? मैं एक कदम साइड में हट गया और बोला, प्रॉपर्टी डैमेज प्रॉपर्टी लॉ के अंडर आता है। अगर ये मैंने किया है तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और पेमेंट भी करूंगा, लेकिन अगर ये मेरे ब्रदर ने तोड़ा है, चाहे एक्सीडेंट से या जानबूझकर, तो वो भी क्लियर होना चाहिए। फॉल्स एक्यूजेशंस के भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। जब तक फैक्ट्स क्लियर नहीं होते, सीन सिक्योर करना और फेयर जजमेंट लेना स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। यी टैंग चोंग का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। वो सिर्फ इतना चाहता था कि मुझे डांट पड़ जाए। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं सच में पुलिस बुला लूंगा और परमानेंट रिकॉर्ड बन जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत जल्दी आ गए। उनके तुरंत बाद लोकल पुलिस ऑफिसर्स भी पहुंच गए। घर का सीन देखकर ऑफिसर्स थोड़े हेल्पलेस लग रहे थे। उन्होंने पूछा, कॉल किसने किया था? मैंने हाथ उठाकर कहा, मैंने फ्लोर पर बिखरे हुए टुकड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये जेंटलमैन मिस्टर यी टिंग चोंग मुझ पर मिलिशियसली किक मारने और प्रॉपर्टी डैमेज करने का एक्यूजेशन लगा रहे हैं। मैं इस एक्यूजेशन को पूरी तरह डिनाई करता हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पुलिस रूम में सबकी एग्जैक्ट पोजीशंस रिकॉर्ड करे और बाकी एविडेंस भी चेक करे, जैसे अगर घर में कोई हिडन सिक्योरिटी कैमरा हो या कोई स्टाफ मेंबर वहां से गुजरा हो और उसने एक्चुअल इंसिडेंट देखा हो। यी चैंग का चेहरा बहुत खराब लग रहा था। उसने ऑफिसर्स की तरफ ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहा, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लड़के आपस में मस्ती कर रहे थे और थोड़ी केयरलेस हो गए, हम इसे खुद हैंडल कर लेंगे। ऑफिसर का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। फॉल्स रिपोर्ट फाइल करना या पुलिस रिसोर्सेज वेस्ट करना सीरियस मैटर है। यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या है, सब क्लियरली बताइए। यी टिंग चोंग डर के मारे यी चैंग के पीछे छिप गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई एक शब्द बोलने की। मैंने बिल्कुल काम टोन में कहा, अगर हम ऑफिशियली कंफर्म कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो क्या मैं इसे इस तरह समझूं कि यी टिंग चोंग अपने मेरे खिलाफ लगाए गए एक्यूजेशंस ऑफिशियली वापस ले रहे हैं और मान रहे हैं कि उन्होंने एक मोमेंटरी लैप्स ऑफ जजमेंट में फॉल्स क्लेम किया था? यी टिंग चोंग दांत पीसकर मुझे गुस्से से घूरने लगा। आखिर में उसने बहुत मुश्किल से नजर आने जितना हल्का सा सर हिला दिया। वो हकलाते हुए बोला, हाँ मेरा बैलेंस बिगड़ गया था, कप मैंने गलती से गिरा दिया, मेरा सर लग गया था, इसलिए मुझे लगा मेरे ब्रदर ने मुझे पुश किया। ऑफिसर्स ने ही चैंग और ली टाइशा को काफी स्ट्रिक्ट लेक्चर दिया। उन्होंने समझाया कि घर में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए और छोटी मोटी फैमिली प्रॉब्लम्स को पुलिस मैटर बनने से पहले ही सॉल्व कर लेना चाहिए। पुलिस और सिक्योरिटी को बाहर छोड़ने के बाद यी चैंग थक कर सोफा पर बैठ गया। वो बिल्कुल एग्जॉस्टेड लग रहा था। उसने कांपते हुए मेरी तरफ उंगली उठाई और बोला, तुम सच में एक शर्मनाक बेटे हो। क्या तुम्हें सच में इस पूरे घर को उल्टा पुल्टा करना जरूरी था? मैंने बस दोनों हाथ फैलाए और बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ बोला, मैं तो सिर्फ अपने लिटिल ब्रदर की हेल्प कर रहा हूँ। लोगों पर बिना सोचे समझे इल्जाम लगाने की उसकी हैबिट को अभी से ठीक करना जरूरी है, वरना फ्यूचर में या बिजनेस डील्स के वक्त उसके लिए क्रेडिबिलिटी क्राइसिस और सीरियस लीगल रिस्क क्रिएट हो सकते हैं। मैं बस प्रॉब्लम को शुरू में ही खत्म कर रहा हूँ। आखिर फायर से फायर ही फाइट करनी पड़ती है ना। इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए कोल्ड और प्रॉपर प्रोसीजर्स यूज करने चाहिए। तीनों के चेहरे देखकर लग रहा था जैसे उन्होंने कोई बहुत कड़वी चीज निगल ली हो। मुझे अंदर से एक हाईली एफिशिएंट सेटिस्फैक्शन फील हुई। पुलिस वाले इंसिडेंट के बाद तीनों ने एक्टिवली मुझसे बचना शुरू कर दिया। अब वो इतनी आसानी से मुझे प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं करते थे। जब भी मैं किसी रूम में एंटर करता, एटमॉस्फेयर तुरंत टेंस और गार्डेड हो जाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने हार मान ली थी। यी टिंग चोंग का बर्थडे बैंक्वेट बिल्कुल पास आ गया था। ये फैमिली के सोशल कैलेंडर का सबसे बड़ा इवेंट था। शहर के आधे एलीट और वीआईपी गेस्ट्स इनवाइट थे। ली टाइशा ने मुझे छोटे
स्टडी रूम में बुलाकर एक गारमेंट बैग पकड़ा दिया। उन्होंने हल्की सी सांस लेकर कहा, बोडा ये बैंक्वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी अभी घर वापस आए हो और अभी हाई सोसाइटी इवेंट्स की आदत भी नहीं है, इसलिए पब्लिक के सामने हम तुम्हें सिर्फ एक पुराने फैमिली फ्रेंड के नेफ्यू के रूप में इंट्रोड्यूस करेंगे जो कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ रह रहा है। सिस्टम तुरंत बोला, क्या तुम ये सच में एक्सेप्ट करोगे? ये लोग सिर्फ इस बात से डरते हैं कि तुम्हारा बिहेवियर ये फैमिली को एम्बैरेस कर देगा और मोकोटो के इवेंट में उसका स्पॉटलाइट छीन लोगे। मना कर दो, बैंक्वेट में अपनी असली आइडेंटिटी रिवील कर दो, सबको बता दो कि ड्रैगन किंग वापस आ गया है। मैंने गारमेंट बैग लिया, अंदर एक बहुत ही बेसिक डिजाइन और क्लियरली चीप क्वालिटी का सूट था। ये लगभग सर्वेंट्स के सूट जैसा ही था, बैकग्राउंड में ब्लेंड हो जाने के लिए परफेक्ट। मैंने तुरंत कहा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बिना एक सेकंड सोचे हाँ कर दी। फैमिली फ्रेंड के नेफ्यू वाला रोल मेरे लिए परफेक्ट था। इसमें सोशल प्रेशर बहुत कम था और मुझे किसी होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी पड़ती। मैं आराम से ऑब्जर्व कर सकता था और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैन से खाना एंजॉय कर सकता था। फिर मैंने पूछा, वैसे बैंक्वेट का केटरिंग आउटसोर्स किया गया है या फैमिली शेफ ही बना रहा है? कोई सिग्नेचर डिशेस भी होंगी? ली टाइशी फिर से मेरी बात सुनकर बिल्कुल कंफ्यूज हो गई। मुझे समझाने और मनाने के लिए जो लंबी स्पीच उन्होंने प्रिपेयर की थी वो एक सेकंड में बेकार हो गई। वो चुपचाप मुझे देखते हुए बोली, तुम्हें सच में सिर्फ खाने की ही पड़ी है? मैंने जवाब दिया, सोशल बैंक्वेट का एक मेन फंक्शन फूड और बेवरेज सर्विस प्रोवाइड करना भी होता है और एक विजिटिंग नेफ्यू के तौर पर मेरा मेन ऑब्जेक्टिव वही सर्विसेज एक्सपीरियंस करना, पोलाइट रहना और होस्ट्स के लिए बर्डन ना बनना है। जब रोल क्लियर होता है तब पूरा इवेंट भी ज्यादा एफिशिएंटली चलता है। बैंक्वेट की रात आ गई। ये फैमिली मैंशन के गार्डन्स और मेन हॉल रोशनी से जगमगा रहे थे। मोकोटो ने कस्टम व्हाइट सूट पहना हुआ था और बिल्कुल एक एलिगेंट हैंडसम यंग मास्टर लग रहा था। लू रियान ने एक्सक्लूसिव डिजाइनर गाउन पहना हुआ था और वो चांदनी में चमकती किसी फेरी जैसी लग रही थी। हर तरफ से उसकी तारीफ हो रही थी और उसका हाथ प्यार से मोकोटो के बाजू में था। दोनों मिलकर बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे थे। मैं बीच मेन टेरेस और मेन हॉल के बीच वाले शैडो एरिया में चुपचाप खड़ा था, पूरी कंसंट्रेशन के साथ परफेक्टली पेयर्ड कोल्ड स्कैम्पी की एक प्लेट खत्म करने में लगा हुआ। सिस्टम बिल्कुल टूट चुका था। होस्ट, उन्हें देखो, सब लोग उन्हें बिल्कुल रॉयल्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं और तुम यहाँ खड़े बस खाना खा रहे हो। तुम्हारा फाइटिंग स्पिरिट कहाँ गया? मैंने जवाब दिया, फाइटिंग स्पिरिट के लिए एनर्जी सपोर्ट चाहिए होता है। ये स्कैम्पी बहुत फ्रेश है और परफेक्टली कुक किए गए हैं। ये हाई क्वालिटी एनर्जी सोर्स है। मैंने एक पीस को लेमन जूस में डिप किया, मुंह में डाला और सेटिस्फैक्शन से हल्का सा सर हिला दिया। तभी एक एरोगेंट और डिस्डेन भरी फीमेल वॉइस सुनाई दी। वो तंज भरे अंदाज में बोली, ओ माय गॉड, ये तो वही नेफ्यू है ना जो पैसे लेकर गायब हो गया था? क्या हुआ, वो 3 मिलियन इतनी जल्दी उड़ा दिए? अब यहाँ बचे हुए लेफ्ट ओवर्स खाने वापस आ गए? लू रियान जूस का ग्लास पकड़े हुए मेरी तरफ आई। उसके चेहरे पर मॉकिंग स्माइल थी। मैंने नैपकिन उठाकर शांति से अपने हाथ साफ किए और उसकी तरफ देखा। गुड इवनिंग मिस लू, मैंने कहा। वो 3 मिलियन इस वक्त स्टडी रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। कंसर्न दिखाने के लिए थैंक यू। लू रियान एक पल के लिए अटक गई, फिर ठंडी हंसी के साथ बोली, सुना है आज तुम किसी डिस्टेंट नेफ्यू बनकर आए हो? क्या बात है, अपनी असली आइडेंटिटी दिखाने से डर लग रहा है या फिर ये फैमिली को एम्बैरेस करने से डरते हो? उसके साथ खड़ी दोनों गर्लफ्रेंड्स हंसी रोक नहीं पाई। मैंने बस सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, ये फैमिली के स्टैंडर्ड्स काफी स्ट्रिक्ट हैं। एंट्री बैरियर नेचुरली काफी हाई है। मैं अभी नया हूँ, इसलिए लो प्रोफाइल में अटेंड करना होस्ट की रेपुटेशन के रिस्पेक्ट में है। वैसे मिस लू, सुना है लू ग्रुप का साउथ डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट बुरी तरह अटक गया है। कैश फ्लो ऑलमोस्ट ब्लॉक हो चुका है। चेयरमैन लू को सिवियर एंजाइटी अटैक आया था और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। आपका वेल्दी एरिस वाला स्टेटस अब काफी अनस्टेबल लग रहा है, फिर भी आप इतनी आराम से यहाँ वाइन और सोशलाइजिंग एंजॉय कर रही हैं। सच में इंप्रेसिव कंपोजर है। लू रियान का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। वो कांपती हुई बोली, ये बकवास तुमने कहाँ से सुनी? बिल्कुल नॉनसेंस मत बोलो। मैंने सर हिलाकर कहा, ये नॉनसेंस नहीं है, मैं बस लोकल बिजनेस ट्रेंड्स पर नजर रखता हूँ। मैंने अपने फोन की स्क्रीन उसके सामने कर दी। वहाँ कुछ ही मिनट पहले का फाइनेंशियल न्यूज अलर्ट था। मैंने कहा, देखिए, बिल्कुल फ्रेश अपडेट, कोर प्रोजेक्ट्स ब्लॉक हो गए हैं, कैपिटल रिकवरी बुरी तरह अफेक्ट हुई है। हेल्थ रीजंस की वजह से लू ग्रुप के चेयरमैन फ्रंट लाइन से हट रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपनी फैमिली के पास जाना चाहिए? बिल्कुल उसी वक्त लू रियान का फोन बजने लगा। उसने कॉलर आईडी देखी और उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया। मुझसे उलझना भूलकर वो तुरंत भाग गई। उसके साथ आई दोनों रिच गर्ल्स ने एक दूसरे की तरफ नर्वस नजर से देखा। जब उन्होंने दोबारा मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में सिर्फ शॉक और सस्पेशन था। ये आदमी आखिर है कौन? इसकी हर बात सच कैसे हो जाती है? मोकोटो दूर से हमें देख रहा था। जब उसने देखा कि मैंने इतनी आसानी से लू रियान को भेज दिया तो वो 2 वाइन ग्लासेस लेकर मेरे पास आया और बहुत ही फेक फ्रेंडली स्माइल के साथ बोला, हे बिग ब्रो, मैं अभी गेस्ट्स में बिजी हो गया था, सॉरी तुम पर ध्यान नहीं दे पाया, प्लीज बुरा मत मानना, चलो साथ में एक ड्रिंक करते हैं। उसने मेरी तरफ वाइन ग्लास बढ़ाया। उसके होठों पर एक बहुत हल्की सी स्मोक थी। मुझे तुरंत समझ आ गया कि अब वही पुराना क्लीशे शुरू होने वाला है। ये खुद पर वाइन गिराएगा और फिर चिल्लाएगा कि मैंने उसे इंसल्ट किया है ताकि सब लोग मेरे खिलाफ हो जाएं। तभी सिस्टम बोला, ग्लास छीन लो और पहले खुद पर डाल दो, मैजिक को मैजिक से हराओ। लेकिन मैंने कुछ कदम पीछे होते हुए हाथ हिला दिया। नो थैंक्स, मैं अल्कोहल नहीं पीता, इससे मेरा स्टमक अपसेट हो जाता है और मैं बसे के लिए अपनी एपेटाइट खराब नहीं करना चाहता। मकोटो ने दांत भींच लिए। उसने तुरंत अपना पूरा एक्ट छोड़ दिया और अगले ही सेकंड पूरा वाइन का ग्लास अपने ही सर पर उलट दिया। फिर ग्लास जमीन पर गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया और उसके तुरंत बाद वो खुद को पीछे की तरफ इस तरह गिराने लगा जैसे मैंने उसे पुश किया हो। लेकिन मैंने उसकी चाल पहले ही समझ ली थी। मैंने तुरंत उसका बाजू पकड़ लिया ताकि सबको लगे कि मैं उसे गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उसी वक्त मैंने अपना पैर उसकी काफ के पीछे हल्का सा लगा दिया। अगले ही सेकंड मोकोटो के घुटने जवाब दे गए और वो सीधा मेरे सामने घुटनों के बल गिर गया। हॉल में मौजूद हर इंसान की नजर तुरंत हमारी तरफ मुड़ गई। बैकग्राउंड म्यूजिक तक एक पल के लिए रुकता हुआ सा लगा। मोकोटो कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल स्टन रह गया। फिर अचानक दुख और
और गुस्से का नाटक करते हुए जोर से चिल्लाया, क्यों? तुमने मुझे घुटनों पर क्यों गिरा दिया? मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन आज मेरा बर्थडे है। गेस्ट्स के बीच तुरंत फुसफुसाहट फैल गई। किसी ने कहा, ये आदमी है कौन? इतना टायरेंट जैसा बिहेव क्यों कर रहा है? इसने यंग मास्टर ई को घुटनों पर झुकने पर मजबूर कर दिया। दूसरा बोला, सुना है ये बस यहाँ गेस्ट बन के रह रहा है, गाँव से आया है, इसीलिए कहते हैं रफ जगह के लोग रफ ही होते हैं। यी चैंग और ली टाइशा दौड़ते हुए आए। सीन देखते ही यी चैंग के माथे की नसें गुस्से से उभर गईं। उन्होंने हाथ उठाया और मुझे मारने के लिए बढ़े। वो गरजे, तुम नालायक। मैंने तुरंत उनकी कलाई मजबूती से पकड़ ली और बिल्कुल काम टोन में बोला, मिस्टर यी, मेरी सलाह है कि कोई एक्शन लेने से पहले बेसिक फैक्ट चेकिंग कर लीजिए। मैंने अपनी सूट की ब्रेस्ट पॉकेट से थंब साइज मिनी कैमरा निकाला। मैंने कहा, बैंक्वेट का लेआउट रेफरेंस के लिए रिकॉर्ड करने के पर्पज से मैंने पोर्टेबल कैमरा पहना हुआ था। अभी जो कुछ हुआ उसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड मेरे पास है। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि यी टैंग चन ने खुद अपने ऊपर वाइन गिराई और खुद बैलेंस खोकर गिरा। ज्यादा से ज्यादा मैंने सिर्फ गुडविल में उसे संभालने की कोशिश की थी, लेकिन पकड़ नहीं पाया। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के हिसाब से किसी को गिरने से बचाने की इंस्टिंक्टिव कोशिश एक गुड समैरिटन एक्ट होता है। ऑब्जेक्टिवली ये किसी भी रीजनेबल पर्सन का नॉर्मल रिस्पॉन्स माना जाता है। इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं बनती। मैंने छोटा सा कैमरा हिलाकर पूछा, अगर आप चाहे तो मैं इसे अभी प्रोजेक्टर से कनेक्ट करके सबके सामने की फुटेज रिप्ले कर देता हूँ, ताकि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाए। ये चैंग की सारी बातें वहीं रुक गईं। मोकोटो अभी भी फ्लोर पर बैठा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो शर्म से था या डर से समझना मुश्किल था। ये चैंग का उठाया हुआ हाथ हवा में ही जम गया। मैंने मुस्कुराते हुए पूरे हॉल की तरफ देखा और बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक टेम्पररी गेस्ट को भी बेसिक पर्सनल डिग्निटी और अच्छी रेपुटेशन का हक होता है। जो लोग बिना सोचे समझे मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे, क्या वो अपनी जल्दबाजी के लिए माफी मांगना चाहेंगे, या फिर हम कहीं और बैठकर डेफेमेशन की लीगल डेफिनेशन पर डिस्कशन करें? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला। जिन लोगों ने मुझे गांव का सीधा साधा लड़का समझा था, उन्हें अब समझ आ गया कि मैं चलती फिरती एविडेंस वॉल्ट और लीगल काउंसिल का कॉम्बिनेशन हूँ। बर्थडे बैंक्वेट जल्द ही ऑकवर्ड तरीके से खत्म हो गया। यी टैंग चैन उनके सोशल सर्कल का सबसे बड़ा गॉसिप बन गया। पब्लिक के सामने गिरकर उसने अपनी ही बेइज्जती करवा ली और किसी और को भसाने की उसकी कोशिश वीडियो एविडेंस के सामने उल्टा उसी पर भारी पड़ गई। ये फैमिली मैंशन पर एक भारी और घुटन भरा एटमॉस्फेयर छा गया। उसी रात देर से मेरे बेडरूम के डोर पर हल्की सी नॉक हुई। ली टाइशा अंदर आई। उनकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। साफ था कि वो रोई थी। वो मेरे बेड के पास रखी चेयर पर बैठ गई और मुझे टैबलेट पर फाइल स्क्रॉल करते हुए देखने लगी। उनकी आवाज पूरी तरह बैठ चुकी थी। वो धीरे से बोली, बोधा, क्या तुम सच में हमसे इतनी नफरत करते हो? क्या तुम हमें इसलिए हेट करते हो क्योंकि हमने हमेशा उसका साइड लिया और तुम्हारे साथ इतना गलत किया? मैंने टैबलेट साइड में रख दिया। स्क्रीन पर सिटी के यंग सिंगल अडल्ट्स की कंज्यूमर हैबिट्स पर एक आर्टिकल खुला हुआ था। मैंने उनकी तरफ शांति से देखा और बोला, मिस ली, हेट्रेड एक बहुत ही एग्जॉस्टिंग नेगेटिव इमोशन होता है। ये फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबींग और रैशनल डिसीजन मेकिंग तीनों के लिए हार्मफुल होता है। मैं आपसे कोई नफरत नहीं करता। मैं बस बायोलॉजिकल फैक्ट्स और हमारे लीगल रिलेशनशिप के बेसिस पर आपको एक्नॉलेज करता हूँ। ली ने अपना सीना पकड़ लिया, जैसे मेरी बातों ने उन्हें सच में अंदर तक चोट पहुंचाई हो। वो रोते हुए बोली, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम हमेशा ऐसे क्यों बोलते हो जैसे कोई ठंडी क्लिनिकल रिपोर्ट सुना रहे हो? हम तुम्हारी फैमिली हैं, हम तुम्हारे मॉम और डैड हैं। हम एक नॉर्मल फैमिली की तरह क्यों नहीं रह सकते? मैं तो ये भी चाहती हूँ कि तुम हमसे लड़ लो, हम पर चिल्लाओ, बस इतना तो पता चले कि तुम्हें हमारी परवाह है। मैंने हल्की सी सांस छोड़ी और कहा, मिस ली, फैमिली मेंबर्स के बीच इमोशंस एक्सप्रेस करना जनरली इमोशनल बॉन्ड्स मेंटेन करने और साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल करने का एक इफेक्टिव तरीका होता है, लेकिन मैंने काफी पहले ही अपनी इमोशंस मैनेज करने और अपनी नीड्स फुलफिल करने का एक इंडिपेंडेंट सिस्टम बना लिया है। मुझसे ये एक्सपेक्ट करना कि मैं किसी और के इमोशनल पैटर्न के हिसाब से बिहेव करूं, असल में मुझे एक अनफेमिलियर और इमोशनली एग्जॉस्टिंग एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म करने के लिए कहना है, और उसके लिए मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दोबारा इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ली टाइशिया वहीं जम गई। उनके गालों पर आंसू रुक गए और वो बिल्कुल कंफ्यूज लगने लगी। वो धीरे से बोली, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? मैंने आगे कहा, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने उन्हें एक टिश्यू दिया और बोला, मेरा मतलब ये है कि हर इंसान इमोशंस को प्रोसेस और एक्सप्रेस करने का अपना तरीका रखता है। मेरा लॉजिक ड्रिवन अप्रोच शायद आपके हाईली इमोशनल और इंटरैक्टिव फैमिली डायनामिक से मैच नहीं करता। इसलिए सिस्टम फ्रिक्शन को मिनिमम रखने और ओवरऑल हार्मनी मैक्सिमाइज करने के लिए जैसे ही मेरी इनिशियल कैपिटल एक्यूमुलेशन कंप्लीट होगी, मैं अपने लिए एक ज्यादा कंपैटिबल लिविंग एनवायरनमेंट ढूंढ लूंगा। ली टाइशिया घबरा गई। कांपती हुई आवाज में उन्होंने पूछा, ज्यादा कंपैटिबल एनवायरनमेंट? तुम मेरे बेटे हो, तुम ये फैमिली का हिस्सा हो, तुम और कहाँ जाओगे? मैंने शांति से जवाब दिया, ऐसी जगह जहाँ रूल ज्यादा क्लियर हो, जहाँ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन सिंपल हो और जहाँ इंसान को सिर्फ अपनी एबिलिटी और हार्डवर्क के हिसाब से प्रोपोर्शनल रिटर्न मिले। उसी पल मैंने ली टाइशिया की आंखों में पहली बार सच्चा पैनिक देखा। शायद उन्हें पहली बार एहसास हुआ था कि वो अपने बायोलॉजिकल बेटे को नफरत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए खो सकती हैं क्योंकि उसके लिए यहाँ रहना अनइकोनॉमिकल और बहुत इनएफिशिएंट है। जब मिस्टर और मिसेज यी अभी भी अपनी कॉग्निटिव डिसोनेंस में उलझे हुए थे, तब यी फैमिली की एल्डेस्ट प्रिंसेस वापस आ गई। यी बायलॉन, यी टिंग चोंग की बड़ी बहन। वो अपने छोटे भाई को हद से ज्यादा स्पॉइल करने के लिए मशहूर थी। पिछले साल तो वो फाइनेंशियल न्यूज में भी आ गई थी क्योंकि उसने अपने हस्बैंड की कंपनी से सीक्रेटली फंड्स मिसयूज करके अपने प्यारे भाई के लिए एक लग्जरी कार खरीदी थी, जिसका एंड उसके डिवोर्स में हुआ। घर आते ही जैसे ही उसने यी टिंग चोंग के साथ हुई बात सुनी, वो सीधा मेरे बेडरूम के डोर पर आई। कमर
कमर पर हाथ रखे और चिल्लाने लगी, तुम घटिया और बेशरम चूहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चिंग के खिलाफ चाल चलने की। ये बायलॉन इतनी दुबली और सूखी थी जैसे कोई पुरानी बेल हो, और उसका हैवी मेकअप भी उसके चेहरे की कड़वाहट छुपा नहीं पा रहा था। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे अभी खा जाएगी। मेरे रिएक्ट करने से पहले ही वो आगे बढ़ी और मेरी डेस्क पर रखी सारी बुक्स और नोटबुक जोर से फ्लोर पर गिरा दी। सिस्टम बोला, फाइट बैक, इससे जोर का थप्पड़ मारो, एक बार अच्छे से लगाओ, फिर देखना कैसे पागलपन करती है। मैंने शांति से फ्लोर पर बिखरी हुई चीजों को देखा, फोन निकाला, कैलकुलेटर ऐप खोली और हिसाब लगाना शुरू किया। टाइप करते हुए मैंने बोला, प्रिंसिपल्स ऑफ अर्बन इकोनॉमिक्स, हार्ड कवर, रिटेल प्राइस 98 युआन, डिप्रिशिएटेड वैल्यू 70 युआन, डेटा एनालिसिस एंड प्रैक्टिस सीडी के साथ, रिटेल प्राइस 128 युआन, सीडी की स्क्रैचेस को देखते हुए डिप्रिशिएटेड वैल्यू 90 युआन मान लेते हैं। कस्टम लेदर बाउंड नोटबुक, मार्केट वैल्यू लगभग 300 युआन, डिप्रिशिएटेड वैल्यू 200 युआन। मेरे नोट्स दोबारा बनाने का टाइम कॉस्ट मेरी आर्ली रेट के हिसाब से 500 युआन और इमोशनल डिस्ट्रेस और शॉक के लिए एक्स्ट्रा 300 युआन। तो मिस ये टोटल अमाउंट 1460 युआन बनता है। कैश में पेमेंट करेंगी या क्यूआर कोड स्कैन करेंगी? ये बायलॉन का चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो गया। वो तेज आवाज में बोली, पैसे पैसे पैसे, क्या तुम हमेशा सिर्फ पैसे के बारे में ही सोचते रहते हो? एक बात ध्यान से सुन लो, इस घर में मेरा सिर्फ एक ही भाई है, चैंग, इसलिए अपनी औकात में रहना सीख लो, वरना मेरे पास तुम्हारी जिंदगी नर्क बनाने के बहुत तरीके हैं। मैंने सिर हिलाया, फोन की रिकॉर्डिंग ऐप का स्टॉप बटन दबाया और शांति से बोला, ठीक है मिस ये, आपकी वर्बल थ्रेट्स अब ऑफिशियली रिकॉर्ड हो चुकी हैं। पब्लिक सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन पनिशमेंट्स लॉ के हिसाब से किसी की सेफ्टी को थ्रेटन करना डिटेंशन और फाइन दोनों का रीजन बन सकता है। आप इसे यहीं आउट ऑफ कोर्ट सेटल करना चाहती हैं या मैं अपने लीगल काउंसिल से कांटेक्ट करूं? मैं एक पल के लिए रुक कर बोला, वैसे मेरा लीगल काउंसिल फिलहाल सिर्फ हाइपोथेटिकल है। ये बायलॉन एक सेकंड के लिए जम गई, फिर गुस्से में पागल होकर मेरा फोन छीनने के लिए मुझ पर झपटी और चिल्लाने लगी, तुम छोटे चूहे, तुम मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मैं पहले से ही इस पॉसिबिलिटी के लिए रेडी था। मैंने उसे सीधा बेड पर धक्का दिया और उसके रिएक्ट करने से पहले ही एक हैवी क्विल्ट में उससे बिल्कुल बुरीटो की तरह लपेट दिया। फिर एक आखिरी धक्के से उसे बेड और वॉल की बीच वाली जगह में इतना टाइट फंसा दिया कि वो हिल भी ना सके। रोप से बांधने के कंपैरिजन में मैंने कैलकुलेट किया था कि ये रिस्ट्रेंट का सबसे ऑप्टिमल तरीका है। वो जोर जोर से चीखने और तड़पने लगी। उसकी तेज चीखें दरवाजे के बाहर तक सुनाई दे रही थी। मेज घबरा कर दौड़ती हुई आई। उनके पीछे यी चैंग और ली ताइशा भी शोर सुनकर आ गए। उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि यी बायलॉन का सिर क्विल्ट के बाहर निकला हुआ है। वो जोर जोर से सांस ले रही है और पूरी तरह बेडिंग में लपेटी हुई बिल्कुल हिल नहीं पा रही। यी चैंग ने मुझे गुस्से से घूरा और गरजा, तुम नालायक, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरे बाल थोड़े बिखरे हुए थे और मेरे बाजू पर ही बायलॉन का नया निशान भी था, लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल शांत थीं। मैंने मैटर ऑफ फैक्ट टोन में कहा, मेरी प्यारी बड़ी बहन ने अभी मुझे ओपनली थ्रेटन किया है। उन्होंने कहा कि वो किसी से मुझे मरवा देंगी। मेरे पास उसकी पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, सुनना चाहेंगे? मैं काफी देर से ये सोच रहा हूँ कि जब मैंने न कोई इलीगल काम किया न कोई मॉरली गलत काम, तो मुझे किसी माफिया टारगेट की तरह थ्रेटन क्यों किया जा रहा है? या फिर ये फैमिली को लॉ और सोसाइटी के रूल से ऊपर चलने का कोई स्पेशल प्रिविलेज मिल गया है? ये एक्यूजेशन बहुत हैवी था। ये चैंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। ये फैमिली का बिजनेस उस वक्त एक्सपेंशन के क्रिटिकल फेज में था और उन्हें बिल्कुल भी कोई स्कैंडल अफोर्ड नहीं था जो उनकी रेपुटेशन खराब कर दे। क्विल से निकालने के बाद यी चैंग ने यी बायलॉन को बुरी तरह डांटा और सीधा उसके रूम में जाकर अपनी गलती पर सोचने का ऑर्डर दिया। यी बायलॉन ने अपना गाल पकड़ा हुआ था, उसे थप्पड़ नहीं पड़ा था, लेकिन उसके ईगो को जरूर जोर का झटका लगा था। वो मुझे डिसबिलीफ के साथ घूर रही थी। मैंने उसकी तरफ एक विक्ट्री वाला हैंड जेस्चर दिखाया जो थोड़ा स्मग ओ के साइन जैसा लग रहा था। मुझे इंटिमिडेट करने की कोशिश? प्लीज, मैंने तो क्रिमिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ लगभग याद कर रखे हैं। यी बायलॉन को पनिशमेंट मिल गई, लेकिन ऑब्वियसली वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। कुछ दिन बाद जब घर लगभग खाली था, उसने मुझसे झूठ बोला कि फादर ने मुझे बेसमेंट स्टोरेज रूम में बुलाया है। मैं जैसे ही अंदर गया, उसने बाहर से हैवी डोर जोर से बंद करके लॉक कर दिया। फिर उसने पावर भी कट कर दी। स्टोरेज रूम एकदम पिच ब्लैक डार्कनेस में डूब गया। हवा में पुरानी धूल और पुराने सामान की स्मेल थी और अंधेरे में कहीं छोटे क्रीचर्स के दौड़ने की अजीब आवाजें आ रही थी। बाहर खड़ी वो हंसी और बोली, अब देखते हैं तुम कितना स्मार्ट बनते हो। इतना एरोगेंट होने का यही रिजल्ट होता है। अंदर अच्छे से बैठकर अपनी गलतियों के बारे में सोचो। जब तुम्हें समझ में आ जाएगा और तुम आंख से माफी मांगने को रेडी हो जाओगे, तब मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। मैंने शांति से सोचा, बिल्कुल लॉजिकल। ये फैमिली का घर असल में एक प्रिजन जैसा ही है और प्रिजन में एक वार्डन तो होना ही चाहिए। सिस्टम बोला, होस्ट एनवायरमेंट असेसमेंट क्रिटिकल है। डेटा के हिसाब से इतनी देर तक पिच ब्लैक रूम में बंद रहने से मेंटल ब्रेकडाउन या सिवियर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का हाई रिस्क है। जल्दी दरवाजा तोड़कर बाहर निकलो। अगले ही सेकंड मैंने अपना फोन निकाला और फ्लैश लाइट ऑन कर दी। रोशनी की बीम ने तुरंत पूरा अंधेरा चीर दिया। मैंने भौएं उठाकर कहा, सोचना किस बात का, माफी किस बात की? यहाँ कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। टेम्परेचर भी बिल्कुल परफेक्ट है। न तो मुकुटो की एंडलेस वाइनिंग सुननी पड़ेगी और न ही ली ताइशी की लगातार साइज। सच कहूं तो डीप फोकस के साथ काम करने के लिए ये परफेक्ट जगह है। मैंने एक मजबूत खाली वुडन बॉक्स ढूंढा, उसे स्टूल की तरह यूज किया और आराम से बैठ गया। मैंने अपने फोन का पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन किया और हमेशा साथ रखने वाला टैबलेट उससे कनेक्ट कर दिया। अच्छी हैबिट्स एक बार फिर काम आ गई। अगले कुछ घंटों में मैंने 2 रिमोट कंसल्टिंग रिपोर्ट्स के फर्स्ट ड्राफ्ट्स कंप्लीट कर लिए, अपने ऑनलाइन कोर्स की प्रोग्रेस कैचअप कर ली और अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की एसेट एलोकेशन भी ऑप्टिमाइज कर दी। सच में पीक एफिशिएंसी थी। लगभग 6 घंटे बाद यी चैंग घर
वापस आया। जब उसे पता चला कि मैं कहीं दिख नहीं रहा तो उसने यी बायलॉन से पूछताछ शुरू कर दी। स्टोरेज रूम का दरवाजा खोला गया और रोशनी अंदर भर गई। यी बायलॉन को पूरी उम्मीद थी कि मैं मेंटल ब्रेकडाउन के एज पर मिलूंगा, लेकिन उसने मुझे टैबलेट की स्क्रीन पर पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम करते देखा। मैं हल्की सी सैटिस्फाइड स्माइल के साथ खुद से बोल रहा था, बुरा नहीं, इस स्ट्रैटेजी को अभी एडजस्ट करना बिल्कुल सही टाइमिंग थी। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट और 0.5% बढ़ जाना चाहिए। मैंने डॉक्यूमेंट सेव किया, कंधे और गर्दन स्ट्रेच की और दरवाजे पर खड़े हैरान लोगों की तरफ देखकर बोला, ओह सब आ गए, परफेक्ट टाइमिंग। वैसे मुझे थोड़ी भूख लग रही है, क्या डिनर का टाइम हो गया? ये बायलॉन कांपते हुए मेरी तरफ उंगली करके बोली, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगा? तुम्हें यहाँ बिल्कुल टेरिफाइंग फील नहीं हुआ? मैंने उसे सच्ची कंफ्यूजन के साथ देखा और बोला, डर? टेरिफाइंग? पहले जब मुझे प्रोजेक्ट्स जल्दी कंप्लीट करने होते थे तब मैं 30 घंटे से भी ज्यादा एक छोटे से टेम्पररी वर्क स्टेशन में बंद होकर काम करता था। उसके कंपैरिजन में तो यहाँ काफी स्पेस है, एयर सर्कुलेशन भी ठीक है और इंटरनेट कनेक्शन भी स्टेबल है। जब तक मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई है मैं कहीं भी वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ। ली ताइशिया अचानक मेरी तरफ दौड़ी, लेकिन मैं आराम से एक कदम साइड हो गया। वो रोते हुए बोली, बोदा तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैंने बस फोन और टैबलेट उन्हें दिखाया और बोला, कुछ नहीं हुआ, बस यहाँ मोबाइल सिग्नल थोड़ा वीक है, इसलिए बड़े फाइल्स डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगा। अगली बार अगर आप लोग ऐसा फोर्स्ड काम डाउन सेशन अरेंज करें तो बेटर सिग्नल वाली रूम चूज करिएगा। ये बायलॉन का कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ बल्कि कोई ऐसा मॉन्स्टर हूँ जिसमें फियर रिफ्लेक्स ही नहीं है। इतनी सारी इंसिडेंट्स के बाद ये फैमिली की कलेक्टिव मेंटल स्टेट क्लियरली खराब होने लगी। कांस्टेंट गिल्ट, एंजाइटी और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से ली ताइशिया आखिरकार बीमार पड़ गई। उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। बेड के पास बैठकर यी बायलॉन जोर जोर से रो रही थी। वो इतनी घबरा गई थी कि मेडिसिन तक प्रॉपर्ली नहीं दे पा रही थी। यी चैंग और यी तैंग चैन भी बिल्कुल कंफ्यूज थे। बेसिक अरेंजमेंट्स तक हैंडल करने में उनकी हालत खराब हो रही थी। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो सबसे पहले मैंने यी बायलॉन को साइड में ले जाकर कहा, आपके इमोशनल आउटबर्स्ट्स पेशेंट के रेस्ट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज अपनी आवाज धीमी रखिए। फिर मैं सीधा नर्स स्टेशन गया और अटेंडिंग डॉक्टर से मिला। मैंने इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स देखे और डॉक्टर के साथ क्लिनिकल डिटेल्स डिस्कस की, प्रीमियम केयर गिवर बुक की, एडमिशन पेपर वर्क कंप्लीट किया और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बिलिंग और सेटलमेंट प्रोसेस भी कंफर्म कर लिया। पूरी प्रोसेस बिल्कुल मेथोडिकल थी, जैसे कोई स्टैंडर्ड लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोटोकॉल एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। जब ली ताइशिया होश में आई उन्होंने मुझे फोल्डिंग नाइफ से उनके लिए एप्पल छिलते हुए देखा। एप्पल का छिलका इतना पतला और इवन था कि बिना टूटे एक ही स्ट्रिप में निकल रहा था। बोदा, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने एप्पल को स्लाइसेस में काटा, छोटी प्लेट में रखा और उन्हें देते हुए बोला, डॉक्टर के डायग्नोसिस के हिसाब से आपको अक्यूट इमोशनल स्ट्रेस की वजह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन हुआ है, एंजाइटी सिम्टम्स भी हैं, आपको बेड रेस्ट और मेडिकेशन दोनों की जरूरत है। हॉस्पिटल फीस मैंने फैमिली अकाउंट से पहले ही पे कर दी है। केयर गिवर भी बुक हो चुकी है, वो काफी एक्सपीरियंस्ड है और उसके रेफरेंसेस भी एक्सीलेंट हैं। उसकी फी 900 युआन पर डे है। ली ताइशिया की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वो बोली, बोदा तुम ही सच में सबसे स्टेडी और रिलायबल हो। साइड में खड़ा यी टैंग चोंग तंज भरे अंदाज में बोला, बिग ब्रदर सिर्फ शो ऑफ करना जानते हैं। मॉम बीमार हैं और पिछले कुछ दिनों से उनकी केयर तो सिस्टर ही कर रही है, इनसे तो एक कंफर्ट का वर्ड तक नहीं बोला गया। मैंने शांति से अपनी पॉकेट नाइफ फोल्ड की और बोला, कंफर्ट के वर्ड सिर्फ इमोशनल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, वो साइकोलॉजिकल सूदिंग में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इलनेस से रिकवर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रॉपर न्यूट्रिशन और एडिक्वेट रेस्ट होती हैं। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेडिकल प्रोटोकॉल सही तरह फॉलो हो, रिकवरी के लिए एनवायरनमेंट ठीक हो और रिसोर्सेज एफिशिएंटली एलोकेट किए जाएं। ये सब किसी भी इमोशनल बात से ज्यादा प्रायोरिटी रखता है। यी चैंग ने मुझे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ देखा। पहली बार उसे मानना पड़ा कि जिस बेटे को उसने हमेशा इग्नोर किया, जो फैमिली में सबसे बड़ा मिसफिट लगता था, वही एक्चुअल क्राइसिस के वक्त घर का सबसे रिलायबल और एफिशिएंट इंसान निकला। बस उसकी ये रिलायबिलिटी इतनी ठंडी और एब्सोल्यूट रैशनैलिटी से भरी हुई थी कि उसे देखकर ही उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। हॉस्पिटल में ली ताइशिया की देखभाल करते वक्त लू रियान भी वहां विजिट के लिए आई हुई थी। उसने डॉक्टर्स ऑफिस के बाहर डॉक्टर के साथ फ्लुएंट मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पोस्ट रिकवरी ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस करते देखा। मैं पूरी तरह फोकस्ड और परफेक्टली ऑर्गेनाइज लग रहा था। उसी पल मेरी कामनेस और प्रोफेशनलिज्म ने शायद उसके दिल को छू लिया। लू रियान ने हॉलवे में मुझे रोक लिया। उसने होंठ भींचकर धीरे से कहा, यॉर्ड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा ये साइड भी होगा। मैंने उसकी तरफ देखा और करेक्शन करते हुए बोला, मुझे बस यॉर्डा बुलाओ। मिस लू, कोई काम था? अगर ये 3 मिलियन रिफंड के बारे में है तो प्लीज उसकी जरूरत नहीं। लू रियान ने ठंडी हंसी के साथ कहा, कौन उस बात की परवाह करता है? मेरा मतलब, लगता है हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लू रियान को अचानक एहसास हुआ कि मुकोटो के चाइल्डिश, इररिस्पॉन्सिबल और अनरिलायबल नेचर के कंपैरिजन में यॉर्ड जैसा काम और मैच्योर आदमी कहीं ज्यादा डिपेंडेबल था। शायद उस जैसा इंसान ही असल में ट्रस्ट के लायक था। सिस्टम जोर से बोला, ये बेकार लड़की वापस आ रही है। होस्ट, इसे सीधा रिजेक्ट कर दो। बोल दो तुम कोई डस्टबिन नहीं हो जो कचरा एक्सेप्ट करोगे। मैं आधा कदम पीछे हटा और मेरी एक्सप्रेशन में साफ रिजेक्शन था। मैंने सीधे टोन में कहा, मिस लू, हमारा कॉन्ट्रैक्ट पहले ही टर्मिनेट हो चुका है और कॉम्पनसेशन भी पूरी तरह सेटल हो चुकी है। अब मिसअंडरस्टैंडिंग की बात उठाना एक फुलफिल्ड कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को बदलने की कोशिश के बराबर है। बिजनेस वर्ल्ड में इसे बैड फेथ कहा जाता है और मुझे सेकंड हैंड इमोशनल एसेट्स रिसाइकिल करने में बिल्कुल
बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, चाहे उनके साथ इकोनॉमिक प्रीमियम ही क्यों ना मिले। गुस्से और शर्म के बीच लू रियान बोल उठी, यॉर्ड तुम्हें सच में अपने लिए क्या अच्छा है ये समझ ही नहीं आता। मैंने तुरंत जवाब दिया, मेरे लिए क्या अच्छा है ये आपके स्टैंडर्ड्स डिसाइड नहीं करते, मुझे अपनी वैल्यू असेस करवाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर मैं उसके पास से सीधा निकल गया। मेरे पीछे ही मोकोटो हॉस्पिटल रूम से बाहर आया। उसने पूरा सीन देख लिया। उसने लू रियान की आंखों में मेरे जाते हुए पीछे को देखने वाली वो कॉम्प्लेक्स और लॉन्गिंग भरी नजर भी देख ली। उसकी आंखों में इतनी नफरत भर गई जैसे वो सामने दिख रही हो। परफेक्ट। फैमिली के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट अब एक बिल्कुल नए डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुका था। इस बार सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी प्रेजेंस ने उनके सारे इमोशनल अटैक्स को बिल्कुल बेकार बना दिया था। सिस्टम ग्लिच करने लगा। उसे समझ आ गया कि उसकी पहले से लिखी हुई ड्रामेटिक कमबैक स्टोरी लाइन पूरी तरह फेल हो चुकी है। जो विलेंस मुझे दबाने वाले थे वो खुद मेरी रैशनल रिस्पॉन्सेज के सामने कंप्लीटली ओवरवेल्म हो गए थे। उनका इमोशनल मैनेजमेंट सिस्टम हर तरफ से रेड अलर्ट दिखा रहा था। सिस्टम ने ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट करते हुए कहा, होस्ट मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज एक बार तो नॉर्मल इंसान जैसा इमोशन दिखा दो। वर्ल्ड लाइन डिविएशन 95% तक पहुंच चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस दुनिया की पूरी फाउंडेशनल नैरेटिव ही रिस्ट्रक्चर हो जाएगी। मैं उस वक्त रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म पर अपार्टमेंट्स देख रहा था। डाउन पेमेंट के लिए काफी पैसे ऑलरेडी जमा हो चुके थे और मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फ्लैट्स फिल्टर कर रहा था। मैंने कैजुअली जवाब दिया, सिस्टम क्या तुम्हें अभी भी रियलिटी समझ नहीं आती? इस दुनिया का कोर मैकेनिज्म तुम्हारे चीप इमोशनल ड्रामा पर नहीं चलता, ये रिसोर्स एलोकेशन और रैशनल चॉइसेस पर चलता है। जब तक मेरे पास इनफ कैपिटल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, नैरेटिव का कंट्रोल मेरे पास ही रहेगा। सिस्टम ने एक तेज स्टैटिक साउंड निकाली और फिर अचानक बिल्कुल चुप हो गया। कुछ पल बाद उसकी रोबोटिक मोनोटोन वॉइस सुनाई दी। होस्ट की कोर लॉजिक परफेक्टली स्टेबल डिटेक्ट हुई है। अडैप्टिव एडजस्टमेंट्स इनिशिएट किए जा रहे हैं। रैशनल मैनेजमेंट ऑक्सिलरी सिस्टम में अपग्रेड कंप्लीट किया जा रहा है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहा, अब बात बनी। रियल टाइम में स्ट्रैटेजी चेंज करना हमेशा सबसे ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। इस बीच मकोटो ईडो का पेशेंस आखिर टूट गया। उसे समझ आ गया कि लूरू यान उसके साथ दिन ब दिन ठंडी होती जा रही है, लेकिन मेरे बारे में बार बार इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही है। इसलिए अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हुए उसने अपना अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड यूज करने का डिसीजन लिया। उसने लूरू यान के ड्रिंक्स में बार बार कुछ मिलाया, इतना कि आखिरकार वो प्रेग्नेंट हो गई। लूरू यान को पूरे टाइम यही लगा कि उनका रिलेशनशिप बस एक ड्रंकन एक्सीडेंट था। जब बात इतनी आगे बढ़ गई तो दोनों फैमिलीज ने अपनी रेपुटेशन और पब्लिक गॉसिप से बचने के लिए जल्दी जल्दी वेडिंग डेट फिक्स कर दी। वेडिंग की प्रिपरेशंस चल रही थी, तब यी टिंग चोंग खुद मुझे ढूंढते हुए आया, सिर्फ अपनी जीत दिखाने के लिए। वो बोला, बिग ब्रो चाहे तुम कितनी भी परफेक्ट प्लानिंग कर लो, आखिर में विनर तो मैं ही हूँ। लूरू यान मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं ही यी फैमिली का असली राइटफुल एयर हूँ। मैं उस वक्त अपने नए घर के फाइनल ब्लूप्रिंट्स चेक कर रहा था। यी टिंग चोंग का इतना स्मग और विक्टोरियस पोज देखकर मुझे बस हंसी आ गई। मैंने कहा, कंग्रेचुलेशंस, तुम दोनों को लाइफ टाइम मैरिटल ब्लिस की शुभकामनाएं। दुआ करता हूँ तुम दोनों कभी अलग ना हो। वो हैरान होकर बोला, क्या तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ? तुम सच में मुझसे जरा भी नफरत नहीं करते? मैं हल्का सा हंसा और बोला, मैं उस इंसान से नफरत क्यों करूंगा जिसने खुद ही एक हाईली प्रॉब्लमेटिक कॉन्ट्रैक्ट अपने ऊपर ले लिया। फिर मैंने सीधा उसके फोन की तरफ इशारा किया और कहा, वैसे एक छोटा सा हेड्स अप, किसी को ड्रग देकर उसके साथ जबरदस्ती करना पहले ही एक सीरियस क्राइम है, और उसका वीडियो रिकॉर्ड करके हर जगह भेजना सिर्फ शो ऑफ के लिए ये खुद पुलिस के पास जाकर सरेंडर करने से अलग कैसे है? यी टिंग चोंग का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने बस कंधे उचका दिए। मैं बकवास कर रहा हूँ या नहीं ये तो थोड़ा वेट करने के बाद पता चल ही जाएगा। मैंने अपने ब्लूप्रिंट्स रोल किए और बोला, वैसे भी अब ये सब मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं कल यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ और तुम लोगों की ये केयरफुली कोरियोग्राफ फैमिली सोप ओपेरा में मैं अब और गेस्ट अपीयरेंस नहीं दूंगा। जिस दिन मैं ऑफिशियली यी फैमिली एस्टेट छोड़कर जा रहा था, पूरा परिवार गेट पर खड़ा था। ली टाइशा सच में रो रही थी। वो जोर जोर से बोली, ओ बूदा, क्या तुम्हें सच में जाना जरूरी है? घर में तुम्हें जो चाहिए सब कुछ तो है। मैंने उनकी तरफ देखा और बोला, मिस ली, थोड़ी सी फिजिकल डिस्टेंस रिलेशनशिप की ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव करती है। मैंने उन्हें एक हल्का सा पोलाइट एयर हद दिया और कहा, अब से मैं रेगुलर इंटरवल्स पर एक गिफ्ट की तरह मिलने आया करूंगा और स्टैंडर्ड सोशल एटिकेट के हिसाब से अप्रोप्रिएट गिफ्ट्स भी लेकर आऊंगा। फिर यी चैंग ने मुझे एक बहुत मोटा एनवेलप दिया। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, इसमें कुछ कैश है, अब तुम बाहर अकेले रहोगे, इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे साथ रखना जरूरी होगा। मैंने मना करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। एनवेलप लेते हुए मैंने कहा, थैंक यू मिस्टर यी, मैं इन पैसों को या तो आपकी तरफ से एक अनरिस्ट्रिक्टेड मॉनिटरी गिफ्ट मानूंगा या फिर आपके फ्यूचर एल्डर केयर फंड के लिए अर्ली डिपॉजिट के रूप में रिकॉर्ड करूंगा। मैं आपको रेगुलर आइटमाइज स्टेटमेंट्स भेजता रहूंगा। यी बायलॉन थोड़ी ऑकवर्ड सी साइड में खड़ी थी। उसने ठंडी सी हंसी छोड़ी और धीरे से बोली, बड़े शरारती छोटे भाई, अगर बाहर कभी किसी सच्ची मुसीबत में फंस जाओ तो घर फोन कर देना। मैंने सीधा जवाब दिया, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे फोन में पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, पैरामेडिक्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन हॉटलाइन के नंबर्स पहले से सेव हैं। उनका रिस्पॉन्स टाइम काफी ज्यादा रिलायबल होता है। अपना छोटा सा सूटकेस पीछे खींचते हुए मैं पुरानी यी एस्टेट के कार्व्ड आयरन गेट से बाहर निकल गया। धूप चमक रही थी और हवा में बिल्कुल आजादी की खुशबू थी। मेरे दिमाग में सिस्टम खुशी से बोला, डिंग, होस्ट ने माइलस्टोन ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। रैशनल डिसीजन मेकिंग रिवॉर्ड इशू किया जा रहा है। 5 मिलियन युआन आपके डेजिग्नेटेड अकाउंट में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। मैंने मुड़कर एक बार उस खूबसूरत लेकिन अंदर से जंजीरों में बंधे हुए मैंशन को आखिरी बार देखा। गुड बाय, हमेशा के लिए। असली और नकली यंग मास्टर वाली पूरी उलझन आज से खत्म हो गई। अब मैं सिर्फ खूब
बोदा हूँ, एक इंडिपेंडेंट इंसान जिसके पास अपनी प्रॉपर्टी है, स्टेडी कैश फ्लो है, इमोशंस पर पूरा कंट्रोल है और लॉजिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मकोटो और लू लियान की बात करें तो सुना है उनकी शादी वाले दिन लू लियान को एक अनोनिमस मैसेज मिला, उसी वीडियो के साथ जो मकोटो ने खुद ग्रुप चैट में लीक किया था। उसने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस कुछ ही देर में वेन्यू पर पहुंच गई और सबके सामने बहुत ही स्मग बने बैठे मकोटो को गिरफ्तार करके ले गई। ये और लू फैमिलीज के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया और उनके सारे जॉइंट प्रोजेक्ट्स भी टूट गए। इंडस्ट्री में दोनों साइड्स को काफी बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन ये सब मेरे लिए सिर्फ एक्स्ट्रा ड्रामा था जिसका अब मेरी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। मैंने तो उन सबको बहुत पहले ही अपने फोन से डिलीट करके डू नॉट कॉन्टैक्ट लिस्ट में डाल दिया था। आखिर इनएफिशिएंट या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को जितनी जल्दी हो सके अपनी लाइफ से रिमूव कर देना ही सबसे स्मार्ट डिसीजन होता है।